स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। तो आज हम अपना रिलेटिव का लास्ट लेक्चर करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने अगेन प्रैक्टिस किए थे बहुत सारे क्वेश्चंस की। इसमें भी हम वही करेंगे और ऐड ऑन करेंगे हम इसमें रिलेटिव प्रोजेक्टाइल का। तो वर्टिकल मोशन वाला जो था, वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी, उसी में जो हम रिलेटिव देख रहे थे उसी में आगे 2-4 और क्वेश्चन करेंगे, फिर हम धीरे धीरे प्रोजेक्टाइल की तरफ बढ़ेंगे। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें यह है कि एक लिफ्ट है विच इज मूविंग डाउन विद कांस्टेंट स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, और इस लिफ्ट के अंदर एक कॉइन को ड्रॉप किया गया फ्रॉम हाइट 5 मीटर। इसके फ्लोर से हाइट 5 मीटर पे एक कॉइन को ड्रॉप किया गया। तो अभी बाकी सब भूल जाओ, लिफ्ट के अंदर आप बैठे हो, आपने कॉइन को ड्रॉप किया, क्लियर है? कॉइन को ड्रॉप किया गया यहाँ से, इसका मतलब क्या है कि जिसने भी ड्रॉप किया है उसके रिस्पेक्ट में उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कॉइन 0 होगी। जब हम किसी बिल्डिंग पे खड़े होकर के या फिर हम किसी भी जगह से अगर स्टोन को ड्रॉप कर रहे थे, तो उसका मतलब क्या था कि विथ रिस्पेक्ट टू मी, उसको मैंने कुछ वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं की है, ऐसे मैंने उसको फेंका नहीं है, मैंने कोई वेलोसिटी उसको प्रोवाइड नहीं की है, मैंने जस्ट उसको रिलीज किया है। इट मींस इट्स इनिशियल वेलोसिटी 0। बट अभी क्या है, अभी आप एक लिफ्ट में बैठे हुए हो। जब आप ग्राउंड पे थे तो आपकी वेलोसिटी क्या थी? 0 थी। आप थे ऑब्जर्वर, आप ग्राउंड पे खड़े थे, सो योर वेलोसिटी वाज 0। तो यू एज अ फ्रेम एंड ग्राउंड एज अ फ्रेम दोनों सेम थे। तो जब आपने बोला कि मैंने इसे ड्रॉप किया, मतलब मैंने जस्ट इसको रिलीज किया, तो क्या होगा? उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगी। बट नाउ आप एक ऐसे फ्रेम में हो जो 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो उस फ्रेम से आप कुछ भी रिलीज करोगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी? फ्रेम की वेलोसिटी। जैसे हमने एरोप्लेन वाला क्वेश्चन देखा था, एरोप्लेन से अगर आप कुछ बॉम्ब को रिलीज कर रहे हो तो वो किसकी वेलोसिटी लेकर के डिटैच होता है? मेन बॉडी की वेलोसिटी लेकर डिटैच होता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, मैंने मान लो ड्रॉप किया कॉइन को, तो क्या होगा यहाँ पे? मेरी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड, तो इसकी भी अभी क्या है, जब तक वो मेरे हाथ में है तब तक उसकी वेलोसिटी क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। वो भी 20 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड लिफ्ट के साथ जा रहा है। हम सब क्या है? लिफ्ट से अटैच हैं। जैसे मैंने उसको रिलीज किया तो क्या थी? मान लो t = 0 पे रिलीज किया, तो उस पे t = 0 पे उसकी वेलोसिटी क्या थी? 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जैसे रिलीज कर दिया, नाउ इट इज मूविंग अंडर ग्रेविटी। इसका मोशन कैसा है? अंडर ग्रेविटी। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? जब मैंने रिलीज किया उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या थी? 20 मीटर पर सेकेंड। तो अब यहाँ पे क्या होगा, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट क्या दिखाई दे रहा है? एंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या दिखाई दे रहा है? ठीक है। तो जब मैंने उसको रिलीज किया मतलब मेरी रिस्पेक्ट में या फिर लिफ्ट की रिस्पेक्ट में, मी एज अ फ्रेम एंड लिफ्ट एज अ फ्रेम दोनों सेम है, क्योंकि आई एम अटैच टू लिफ्ट, हम लिफ्ट में खड़े हैं। तो अब मैंने जैसे उसको रिलीज किया तो क्या होगा? मेरी रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी 0 है। इसका मतलब विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट या विथ रिस्पेक्ट टू मी, तो विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट फ्रेम इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0। तो u ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इज 0। बट वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट क्या है? वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट है 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या दिखेगा? विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें दिखेगा वेलोसिटी ऑफ कॉइन, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कॉइन इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट प्लस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट। अब लिफ्ट की वेलोसिटी तो हमेशा कांस्टेंट है, तो इनिशियल भी वही होगी। तो इसका मतलब अगर आप ग्राउंड से देखोगे, लिफ्ट से देखा तो मुझे लगा कि मैंने इसको रिलीज किया, इट्स इनिशियल वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मी इज 0। इसका मतलब विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इनिशियल वेलोसिटी 0। बट जो ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहा होगा वो क्या बोलेगा? नहीं, कॉइन जो रिलीज हुआ है वो लिफ्ट से रिलीज हुआ है, लिफ्ट की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब कॉइन की इनिशियल वेलोसिटी भी 20 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। अब देखते हैं इससे आ रहा है या नहीं। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इज 0, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट इज 20 मीटर पर सेकेंड। कितना आया? ये आया 20 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कॉइन इज 20 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। अब हमें यहाँ पे पूछा है कि टाइम टेकन बाय लिफ्ट टू स्ट्राइक द फ्लोर। ठीक है, टाइम टेकन बाय लिफ्ट टू स्ट्राइक द फ्लोर, इसको भी आप दो तरीके से कर सकते हो, फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम एंड फ्रॉम लिफ्ट फ्रेम। अगर आप लिफ्ट फ्रेम से देखोगे तो क्या होगा? मैंने इसको ड्रॉप किया, इसको अगर स्ट्राइक करना है ग्राउंड पे तो विथ रिस्पेक्ट टू मी मुझे क्या लगेगा? ही हैज टू, या फिर जो भी कॉइन है कॉइन, इट हैज टू कंप्लीट दी 5 मीटर डिस्टेंस। मैंने उसको ड्रॉप किया और विथ रिस्पेक्ट टू मी उसकी वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू मी उसका एक्सेलरेशन देख लेंगे कितना है। ठीक, और फिर उसके बाद विथ रिस्पेक्ट टू मी उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए। तो अगर हम लिफ्ट में बैठ के ऑब्जर्व करें और हम बोलें कि इसको मैंने ड्रॉप किया और इसको ग्राउंड को स्ट्राइक करना है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 5 मीटर। यहाँ से ड्रॉप किया, यहाँ पे स्ट्राइक करना है 5 मीटर। अब यहाँ पे देख लेते हैं एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कितना है।
तो एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट विल बी एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन कितना हो जाएगा, जैसे ही आपने रिलीज किया उसका मोशन कैसा है, उसका मोशन है अंडर ग्रेविटी, तो ये आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन इज 10 डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट इज 0, तो क्या आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कॉइन इज 0, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? तो ये अब यहाँ पे अगर आप ग्राउंड फ्रेम, लिफ्ट फ्रेम सब कुछ भूल जाओ, बस इतना ध्यान रखो कि आप लिफ्ट में हो और वही दुनिया है पूरी, तो आपको क्या दिखेगा कि आपने एक कॉइन को ड्रॉप किया, उसको h = 5 मीटर जाना है, तो उसको टाइम कितना लगेगा, तो हमने प्रोजेक्टाइल में किया था, टाइम कितना लगता है √2h/g टाइम लगता है। ये कहां से आता है, ये फॉर्मूला आपका आता है h = ½ at² से, इसी से आता है ना। यहाँ पे क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन है g और h कितना कवर करना है मुझे, अभी रिलेटिव को भी भूल जाओ, इतना बस याद रखो कि आप लिफ्ट में बैठे हो, आपने कॉइन को ड्रॉप किया, उसको 5 मीटर जाना है, तो टाइम कितना लगेगा √2h/g। तो अब यहाँ पे अगर आप √2h/g लगाओ तो टाइम कितना आएगा 2, h कितना है 10, g कितना है 10, कितना आया √2 सेकेंड, सॉरी ये आपका है 5, तो कितना आया हमारे पास 1 सेकेंड, टाइम कितना आया 1 सेकेंड। तो मैंने उसको ड्रॉप किया, 1 सेकेंड में वो ग्राउंड पे पहुंच जाएगा, ग्राउंड मतलब लिफ्ट के फ्लोर पे पहुंच जाएगा। क्लियर है? और या फिर इससे करो, तो ये इसी को मैंने जब कन्वर्ट किया, 2 को यहाँ ले गए, a को हमने g लिख के यहाँ लाए, तो टाइम क्या आता है √2h/g। या फिर अगर लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, यहाँ से आप लिखोगे उसको डिस्टेंस ट्रेवल करना है 5, इनिशियल वेलोसिटी है 0 + ½ a t², तो यहाँ से t कितना आ गया 1 सेकेंड। तो जैसे आप एक टावर से एक स्टोन को ड्रॉप करते थे, टावर से एक स्टोन को ड्रॉप करते थे, h हाइट जब वो डिसेंड कर चुका होगा तो कितना टाइम लगेगा उसको उतनी हाइट डिसेंड करने में, तो क्या आता था √2h/g। तो ये वैसा ही है ना, आप लिफ्ट के अंदर बैठे हो बस, लेकिन अगेन लिफ्ट के अंदर आप जब बैठे हो तो लिफ्ट के हिसाब से सारा चीज देखोगे, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन g है, तो कितना टाइम लगेगा √2h/g। 5 मीटर उसको नीचे आना है, मैंने ड्रॉप किया, 5 मीटर नीचे आना है, तो टाइम कितना लगेगा √2h/g। तो इसका मतलब हमारे पास टाइम आ गया 1 सेकेंड। क्लियर है? तो लिफ्ट में बैठे हुए को तो बस ये दिख रहा है ना कि मैंने ड्रॉप किया और वो नीचे पहुंच गया, लेकिन अगर आप ग्राउंड फ्रेम से देखने की कोशिश करो, ग्राउंड फ्रेम से देखने की कोशिश करोगे तो क्या दिखेगा कि भाई आपने उसको रिलीज तो कर दिया, लेकिन अब लिफ्ट भी नीचे आई है और कॉइन भी नीचे आया है। तो अगर आपने ये लिख लिया हो तो इसको इरेज करेंगे, हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कॉइन इन ग्राउंड फ्रेम एंड लिफ्ट फ्रेम, इसको लिख लो। इसके बाद यहाँ पे सिनारियो क्या है वो बनाते हैं। तो जैसे अब क्या है, 1 सेकेंड बाद की सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, मान लो लिफ्ट यहाँ पे पहुंच गई, होगा ना ऐसा, 1 सेकेंड बाद ये 20 मीटर चल के आ गया, ये पॉइंट यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ पे, तो लिफ्ट तो चल रही है। अब तो अगर आप लिफ्ट फ्रेम से देख रहे थे, लिफ्ट में बैठ के देख रहे थे, तो डिस्प्लेसमेंट कॉइन का क्या दिखा, ओनली 5 मीटर, यहाँ पे था और 5 मीटर चल के नीचे चला गया। लेकिन अगर आप ग्राउंड से बैठ के देखोगे तो क्या दिखेगा कि आपने उस आदमी ने वहां पे कॉइन को रिलीज किया, कॉइन भी नीचे गया, लिफ्ट भी नीचे गई, आदमी भी नीचे गया, सब नीचे गए हैं। तो जो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट है, ग्राउंड से देखने पे जो उसने कवर किया है हाइट या डेप्थ, वो कितनी आएगी, 5 से ज्यादा आएगी, क्योंकि अब क्या हुआ है, कॉइन तो यहाँ पे था, अब कॉइन कहाँ है, लिफ्ट आ गई नीचे और कॉइन भी आ गया नीचे, कॉइन आ गया फ्लोर पे और लिफ्ट भी आ गई नीचे। तो एक्चुअल उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ये हुआ है। क्या आप ओरली बता सकते हो कितना हुआ होगा? हमारे पास टाइम है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में लिफ्ट कितनी नीचे आएगी, लिफ्ट नीचे आ जाएगी 20 मीटर। अगर कॉइन यहाँ पे फिक्स होता, कॉइन को अगर मैं यहाँ ऐसे पकड़ के रखती तो क्या होता, सब 20 नीचे गए हैं, ये भी 20 नीचे जाएगा। तो कॉइन अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे फिक्स होता तो आफ्टर 1 सेकेंड कॉइन कहाँ पे होता, इस जगह पे, है ना। तो कितना डिस्प्लेसमेंट होता है इसका भाई, हर बॉडी, हर छोटी से छोटी चीज अटैच टू लिफ्ट का डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड कितना होगा, 20 मीटर। एवरी सेकेंड इट इज मूविंग 20 मीटर। तो 1 सेकेंड बाद ये भी कितना चल चुका होता, 20 मीटर। लेकिन क्या हुआ, मैंने उसको रिलीज कर दिया था और वो फ्लोर पे आ गया था 1 सेकेंड में, तो एक्स्ट्रा उसने कितना चल लिया है, 5 मीटर।
अगर ये कॉइन यहाँ फिक्स होता तो इस जगह से इस जगह पे पहुंचता, लेकिन हमने उसको रिलीज कर दिया और वो ग्राउंड पे फ्लोर पे स्ट्राइक कर रहा है, तो उसने एक्स्ट्रा 5 मीटर चला है। इस पॉइंट ने 20 मीटर चला, इस पॉइंट ने 20 मीटर चला, इस पॉइंट ने 20 मीटर चला। अगर ये भी फिक्स होता तो ये भी 20 मीटर ही चलता, बट वो फिक्स नहीं है, उसको हमने रिलीज कर दिया है, वो फ्लोर पे आ गया है, तो एक्स्ट्रा उसने कितना चल लिया है, ये 5 मीटर। तो उसका डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉइन सीन फ्रॉम ग्राउंड कितना होना चाहिए, 25 मीटर। अब इसको कैलकुलेट हम कर लेते हैं। ये तो मैंने ऐसे ही डायग्राम देख के हमने बताया कि कैसे करेंगे। अब हमें दिख रहा है कि 1 सेकेंड बाद ये स्ट्राइक कर रहा है ग्राउंड पे, और कितना लिफ्ट फ्रेम में कितना डिस्प्लेसमेंट चल रहा है, वो 5 मीटर। अब अगर ग्राउंड फ्रेम से देखो, ये हमारा आंसर है, ग्राउंड फ्रेम से अगर देखो तो उसके लिए क्या चाहिए होगा हमें, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विच इज 20 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड। ठीक है, और टाइम कितना लग रहा है, 1 सेकेंड। टाइम तो कहीं से भी देखो सेम ही रहेगा ना, टाइम इज नॉट फ्रेम डिपेंडेंट। तो हमारे पास क्या जाएगा, डिस्प्लेसमेंट एज सीन फ्रॉम ग्राउंड विल बी ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ 10 इंटू टी स्क्वायर, कितना आया 20, और ये देखो 5, कितना आ गया 25 मीटर, और इतना आना ही चाहिए। क्लियर है, 20 लिफ्ट के साथ ही गया और वो खुद 5 मीटर जाके स्ट्राइक कर रहा है ग्राउंड को, फ्लोर को, तो एक्स्ट्रा उसने 5 चला है, तो नेट हो जाएगा 25। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको हमने ऑब्जर्व किया लिफ्ट से और ग्राउंड से। लिफ्ट से क्या दिखेगा कि यहाँ पे था, वहां पहुंच गया, क्योंकि हमें तो नहीं पता ना, बाहर की दुनिया हमें नहीं पता। फिर आप बाहर गए तो बाहर जाके आपने देखा कि अरे नहीं, लिफ्ट भी चल रही थी, तो एक्चुअल में जो कॉइन ने जो डिस्प्लेसमेंट किया है वो जस्ट 5 मीटर नहीं है, कितना है वो 5 प्लस कुछ और, 5 प्लस कुछ और वो कुछ और क्या है, वो है लिफ्ट का। और ऐसा उसने क्यों चला, क्योंकि उसके पास इनिशियल वेलोसिटी, अगर आप ग्राउंड से देखो, लिफ्ट से देखो तो आपको लगा उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लेकिन जब आप ग्राउंड से देखोगे तो वो किससे डिटैच हो रहा है, वो डिटैच हो रहा है लिफ्ट से, और लिफ्ट से अगर डिटैच हो रहा है तो लिफ्ट की वेलोसिटी लेके डिटैच होगा, इसलिए उस लिफ्ट की वेलोसिटी की वजह से उसने 20 चला, और एक्सेलरेशन जो ग्राउंड से जो एक्सेलरेशन मिल रहा है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो एक्सेलरेशन मिल रहा है विच इज g, उसकी वजह से 5 चला। क्लियर है ये चीज। तो ये किसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट, दिस इज ड्यू टू इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कहां से आई, इनिशियल वेलोसिटी आई कि वो जिस फ्रेम से डिटैच हुआ है उसकी कुछ वेलोसिटी है, कितनी है 20, तो उसकी वजह से 20 एंड एक्सेलरेशन की वजह से 5। क्लियर है ये चीज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें हमने सेम चीज ली है, बट क्या किया है, अब हमने लिफ्ट को कुछ एक्सेलरेशन दे दिया। फाइंड आउट, सेम चीजें करना है कि टाइम टेकन बाय कॉइन टू स्ट्राइक द फ्लोर, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कॉइन इन ग्राउंड फ्रेम एंड इन लिफ्ट फ्रेम। अगर ये हो गया हो तो इसको इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पे भी क्या है, लिफ्ट से जब देखोगे तो विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, यहाँ पे नई चीज सिर्फ क्या है, नई चीज ये है कि आपने इसको कुछ एक्सेलरेशन दे दिया है लिफ्ट को। लिफ्ट पहले कांस्टेंट वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, अभी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसका एक्सेलरेशन है, मतलब हर सेकंड उसकी वेलोसिटी बढ़ भी रही है ना। तो हमने क्या किया, एट व्हेन वेलोसिटी वाज 10 मीटर पर सेकंड, acceleration of lift is 2 meter per second downward, when velocity of lift was 10 meter per second, at that time we have released a coin from height 16 meter, 16 meter height से हमने coin को release किया when velocity was 10 meter per second। अगर release किया मतलब with respect to lift, initial velocity of coin with respect to lift will be 0, क्योंकि lift के अंदर हमने उसको drop किया है, तो अगर drop किया है तो lift के अंदर बैठ के देखेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 दिखाई देगी। हमने कोई ऐसे फेंका नहीं है या ऐसे फेंका नहीं, हमने क्या किया, जस्ट रिलीज किया है। तो विथ रिस्पेक्ट टू द पर्सन सिटिंग इन लिफ्ट क्या दिखेगा, वो दिखेगा वेलोसिटी उसकी 0 है इनिशियल। अब इसके बाद आता है एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। हमने ऊपर नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव ले रहे हैं, इसमें भी वही किया था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ऊपर नेगेटिव एंड नीचे पॉजिटिव, क्योंकि सारा का सारा मोशन क्या है, नीचे है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी नीचे है, एक्सेलरेशन नीचे है, डिस्प्लेसमेंट नीचे है। यहाँ पे वही चीज है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट सब कुछ नीचे है, तो हमने नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन क्या होगा, इट इज 10 एंड एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट क्या होगा, नीचे है 2, कितना आ गया इसका एक्सेलरेशन, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
अब यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था कि अगर आपके एक्सेलरेशन अलग अलग हैं तो फिर से एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट क्या आ गया, इट इज 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर इस लिफ्ट में बैठ के देख रहे हो आप, अगर इसको यहाँ पे स्ट्राइक करना है, फ्लोर पे स्ट्राइक करना है, तो कितना डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए उसका, हमने यहाँ से ड्रॉप किया, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन कितना है 8, उसको कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करके जाना है या कितनी हाइट कवर करके जाना है, 16 मीटर। तो फिर से क्या लगा देंगे, यहाँ पे आया s इज इक्वल टू ut 0 हाफ a t स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आया s इज 16, हाफ a इज 8 एंड t स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये t स्क्वायर इज इक्वल टू 4, मतलब t इज इक्वल टू 2। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में वो यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में यहाँ पे स्ट्राइक करेगा। लेकिन अब यहाँ पे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जब आप डिस्टेंस देखोगे, डिस्टेंस कवर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो कैसे निकालना पड़ेगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इनिशियल वेलोसिटी निकालो, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन निकालो, एंड टाइम है आपके पास, लगा दो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू प्लस लिफ्ट प्लस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट। तो हमने कब ड्रॉप किया था उसको, जब लिफ्ट की वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। कब ड्रॉप किया था, एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड, उस टाइम हमने ड्रॉप किया। तो ये कितना हो जाएगा, ये है 0 और ये है 10। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कॉइन क्या आ गया, 10। और अगर आप ग्राउंड से बैठ करके देखो तो आप क्या बोलोगे कि भाई ये अभी जब जिस मैन ने उसको पकड़ा हुआ है कॉइन को, तो जब उसको हम रिलीज कर रहे हैं तो किससे डिटैच हो रहा है, इट इज डिटैचिंग फ्रॉम लिफ्ट फ्रेम। लिफ्ट से अगर डिटैच होगा तो लिफ्ट की वेलोसिटी लेके डिटैच होगा, तो लिफ्ट की वेलोसिटी उस इंस्टेंट पे कितनी थी, 10, तो 10 को लेके डिटैच होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या आ गई, 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन तो वही होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, ut दैट इज 10 इंटू 2 प्लस हाफ 10 इंटू 2 स्क्वायर, कितना आया 40 मीटर। अच्छा, तो इसका मतलब जो कॉइन है वो एक्चुअल में 40 चल के आया है, यहाँ पे 16 चला है, तो एक्स्ट्रा उसने जो बचा हुआ है डिस्प्लेसमेंट वो लिफ्ट की वजह से किया होगा। इसको अब हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं डायग्राम। तो कुछ टाइम बाद सीन कुछ ऐसा होगा, कॉइन पहुंच गया है इस जगह पे, क्लियर है ये चीज। तो इतना जो एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट तो किसकी वजह से हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसका लिफ्ट में, और ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है खुद लिफ्ट का, है ना। फ्लोर टू फ्लोर, टॉप टू टॉप, ये भी कितना होगा, टॉप टू टॉप 16 होगा, फ्लोर टू फ्लोर 16 होगा, सॉरी 16 नहीं होगा, जो एक्स्ट्रा है हमारे पास 40 में से 16 माइनस किया कितना आएगा 24। तो 24 जो एक्स्ट्रा हमारे पास है वो किसकी वजह से है, लिफ्ट की वजह से। लिफ्ट ने 24 चला है और 16 जो है वो कॉइन में चला है, क्लियर है ये चीज। अगर आप चाहो तो लिफ्ट का डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड से देखोगे तो लिफ्ट का डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, ut, u किसको लेंगे हम, वही हमारा जो t इज इक्वल टू 0 पे था, t इज इक्वल टू 0 पे कितना था 10 इंटू t क्या है 2 प्लस हाफ 2t स्क्वायर, कितना आया 20 प्लस ये 4 24। तो लिफ्ट ने 24 चला है, लिफ्ट का क्या है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 24 एंड कॉइन का कितना है 16। तो नेट उसका कॉइन का डिस्प्लेसमेंट, ये जो फ्लोर पे आया वो और जो फ्लोर खुद शिफ्ट हो गया वो, टोटल हो जाएगा 40। और अगर आप लिफ्ट में बैठ के देखोगे तो क्या बोलोगे कि लिफ्ट के रिस्पेक्ट में तो डिस्प्लेसमेंट उसका कितना है 16, पहले यहाँ पे था और फिर अभी फ्लोर पे पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 16। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, इट इज 40 मीटर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, इट इज 24 मीटर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कितना है, इट इज 16 मीटर। क्लियर है ये चीज। और हमें टाइम कितना लगा है, टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। आई होप ये क्लियर है आपको। तो इनको अच्छे से नोट कर लें, इसके बाद हम लोग आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ कार इज मूविंग विद 30 मीटर पर सेकेंड ऑन अ स्ट्रेट रोड। अ कार इज मूविंग विद 30 मीटर पर सेकेंड ऑन अ स्ट्रेट रोड and
अ कॉइन या फिर एनी ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स विथ 40 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू कार। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू कार एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया वर्टिकली अपवर्ड, कार से हम देख रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया विथ 40 मीटर पर सेकेंड। तो इसे हमें एनालाइज करना है बेसिकली कि ये कैसा दिखेगा मोशन, क्या होगा एग्जैक्टली इस मोशन में। ठीक है, तो इसमें अब क्या है कि जैसे इसको ये 30 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रही है और ये 40 मीटर पर सेकेंड से हमने ऊपर फेंका है। तो सोचो, याद करो, अगर आप कार में बैठे हुए हो और आप कोई स्टोन को या किसी भी चीज को, आपके हाथ में कोई चीज है, आप अगर उसको फेंकते हो तो वापस वो आपके हाथ में आती है। कार में ऐसा आपने फील किया होगा, ऐसे कार में खेलते रहो कुछ चीज से, वो वापस आपके हाथ में आएगी। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? आपकी कार तो चल रही है ना, तो वापस वैसे ही वापस क्यों आ रही है? क्योंकि अगर आपकी कार के पास 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है तो इस ऑब्जेक्ट को जब मैंने ऊपर फेंका तो इसके पास भी 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है, तो कार भी आगे जा रही है, आप भी आगे जा रहे हो। बेसिकली क्या हो रहा है, अगर आप चलते चलते किसी चीज को फेंकोगे तो क्या होगा कि वो आपके साथ चल के आएगी, लेकिन आपको क्या लगेगा कि ये ऐसे आ गई, लेकिन ऐसा नहीं है। आप भी उतना ही डिस्टेंस चल रहे हो, एक्स में आपकी भी उतनी ही वेलोसिटी है, कार की भी उतनी ही वेलोसिटी है। तो क्या होगा कि आप चलती कार में भी अगर कुछ वर्टिकली फेंकोगे तो आपको लगेगा कि वर्टिकली वापस आया। अगर आप चलती हुई कार में कुछ फेंकोगे तो वो आपको लगेगा कि वर्टिकली ही वापस आया। तो बेसिकली कार में जब आप देख रहे हो तो क्या हो रहा है, आपने आपकी रिस्पेक्ट में इसको वर्टिकल मोशन दिया, आपकी रिस्पेक्ट में आपने इसको वर्टिकल मोशन दिया, तो वो ऊपर जाएगा और नीचे आएगा। लेकिन अगर आप ग्राउंड से देखोगे तो क्या होगा, ग्राउंड से देखोगे तो ये होगा कि भाई वो आपके हाथ से डिटैच हुआ, आपने तो वर्टिकल वेलोसिटी दी लेकिन आपके हाथ से तो डिटैच हो गया ना। और अगर डिटैच हुआ तो आपके हाथ की वेलोसिटी क्या थी, जो कार की वेलोसिटी, क्योंकि आप कार से फिक्स्ड हो, अटैच्ड हो, तो कार की वेलोसिटी अगर आगे 10 है तो उसकी भी वेलोसिटी आगे 10 अपने आप आएगी। वो अलग बात है कि आपने उसको वर्टिकल में अलग से वेलोसिटी दी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जैसे अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू कार ऑब्जर्व करूं, विथ रिस्पेक्ट टू कार, तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी वेलोसिटी क्या होगी विथ रिस्पेक्ट टू कार, वेलोसिटी क्या दिख रही है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ क्या लिखें, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 40 जे कैप। मैंने इधर जे लिया, इधर आई लिया, तो क्या है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू कार क्या है, ये है 40 जे कैप। क्लियर है ये चीज, कार से आपने उसको 40 से ऊपर फेंका, क्लियर। लेकिन अगर आप विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखो, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या दिखेगा, velocity of object will be equal to velocity of object with respect to car plus velocity of car। क्लियर है ये चीज, velocity of object with respect to car plus velocity of car। तो यहाँ पे क्या आएगा, velocity of object with respect to car is 40 j cap plus velocity of car is 30 I cap। मतलब ग्राउंड से आपको क्या दिखेगा कि वो इस तरीके से चल रहा है, इस तरीके से चल रहा है, इधर उसकी वेलोसिटी है 30 और इधर इसकी वेलोसिटी है 40। तो आपने क्या किया, अगर आप ग्राउंड से देखो तो ग्राउंड से देखने वाला बंदा क्या बोलेगा कि कार में जो बैठा हुआ था उसने ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका है, ऐसे दिख रहा है ना, 40 ऊपर 30 इस साइड, टोटल हो गया 50। किस डायरेक्शन में आ जाएगा ये, दिस डायरेक्शन विल बी 37 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, 37 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। तो कार में बैठा हुआ आदमी बोल रहा है कि जो पार्टिकल है उसको मैंने 90 डिग्री पे फेंका है, लेकिन जो ग्राउंड पे बैठा हुआ है वो क्या बोल रहा है कि नहीं, कार से उसको 37 डिग्री विथ वर्टिकल बना के फेंका गया है। क्लियर है ये चीज, इसका मतलब कार से देखने वाले को क्या लगना चाहिए कि ऊपर गया ऑब्जेक्ट और नीचे आ गया, लेकिन ग्राउंड वाले को क्या दिखना चाहिए, ये तो प्रोजेक्टाइल लगना चाहिए उसको, क्योंकि अगर आप किसी एंगल पे फेंक रहे हो तो कैसा पाथ फॉलो करेगा, ऐसा पाथ फॉलो करेगा ना। तो ग्राउंड से देखने वाले को पाथ ऐसा दिखना चाहिए। अब देखते हैं क्या वो ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे क्या है, कार 30 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, कुछ टाइम बाद कार यहाँ पे आ जाएगी। क्लियर है ये चीज, कुछ टाइम बाद कार यहाँ पे आ गई और हमको क्या फील हुआ, मैंने उसको ऊपर फेंका, थोड़ी देर बाद मुझे क्या फील हुआ कि वापस वो मेरे हाथ में है। इसका मतलब वो वापस कहाँ है, कार के अंदर है। तो ये ऐसा गिरना चाहिए, क्लियर है, क्योंकि ये यहां से निकला और वापस कार में तो आके गिरा है ना। तो क्या होना चाहिए कि कार अगर आगे चली गई, मैंने इसको ऊपर फेंका, कार अगर आगे निकल गई तो उसको भी आगे निकल के कार में गिरना है, तभी तो ऐसा दिखेगा ना, और हमें ऐसा दिखता है कार में। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ग्राउंड से देखने पे यह है विथ रिस्पेक्ट टू कार, हमने उसको 40 मीटर पर सेकेंड से फेंका, लेकिन उसके पास कार की वेलोसिटी है, क्योंकि वो कार से डिटैच हुआ है तो उसके पास वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ कार इन एक्स डायरेक्शन। तो उसका
ग्राउंड से डायरेक्शन क्या दिखेगा कि 37 डिग्री पे फेंका गया है, 40 मीटर पर सेकेंड इधर है, 30 मीटर पर सेकेंड इधर है। तो ग्राउंड से देखने वाले को दिखेगा कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, कार में बैठे हुए को दिखेगा कि इट इज अ वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। और यहाँ से हमें दिख भी रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू कार वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कार इज 40 जे कैप। आपने इसको ऊपर फेंका है और वो वापस नीचे आएगा, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वेलोसिटी क्या दिखेगी, इट इज 40 जे कैप एंड 30 आई कैप। इसका मतलब जो ग्राउंड पे बैठ के ऑब्जर्व कर रहा है उसको क्या दिखेगा कि 30 है एक्स में, 40 है वाई में। इसका मतलब इट्स अ प्रोजेक्टाइल और वो उसका पाथ ऐसा होना चाहिए और होना भी चाहिए, क्योंकि ये तो मूव करके यहाँ चला जाएगा। इसका मतलब अगर इसको वापस कार में आना है, वापस अगर कार में आना है तो उसको इसी टाइप का पाथ फॉलो करना पड़ेगा। उसको ऊपर भी जाना है और वापस कार में भी टपकना है। इसका मतलब वो एक्स में भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। एक्स में डिस्टेंस क्यों ट्रेवल किया उसने, क्योंकि उसके पास वो डिटैच हुआ है कार से, तो उसके पास कार की वेलोसिटी है, तो उसके पास 30 आई कैप भी है और 40 जे कैप जो हमने अलग से दी थी वो भी है। जैसे आपने ऑब्जर्व किए होंगे कई बार हम लोग ट्रेन से क्या करते हैं, किसी चीज को बाहर फेंक देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, बट बाहर फेंक देते हैं कई बार। तो क्या होता है कि थोड़ी देर वो साथ में चलता हुआ लगता है हमें। या फिर आपने कभी स्टेशन में अगर चलती ट्रेन में उतरने की कोशिश की है, अगर मतलब करना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपने कभी कोशिश किया है चलती हुई ट्रेन से उतरने की, तो क्या होता है कि ट्रेन की कुछ वेलोसिटी होती है, तो आप चाह के भी जैसे ही आप जमीन पे पैर रखना चाहोगे तो आपके दिमाग में तो ये रहेगा ना कि उतर के मैं रेस्ट में आ जाऊंगा या आ जाऊंगी। बट आप फील किए होगे कि चलती ट्रेन में अगर आप उतरने की कोशिश करोगे तो उतरते ही आपको भी थोड़ा सा भागना पड़ता है, क्योंकि आपके पास वेलोसिटी है, आप अचानक से रेस्ट में नहीं आ पाओगे, बिकॉज ट्रेन हैज सम वेलोसिटी। आप उससे जब डिटैच होगे तो आपके पास भी कुछ वेलोसिटी होगी, इसलिए जब आप चलती ट्रेन से उतरते हो तो थोड़ा सा भाग लेते हो और उस टाइम आपको आइडिया नहीं होता है कि ट्रेन की वेलोसिटी कितनी है। तो कई बार ऐसा होता है कि लड़खड़ा के गिर जाते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि बैलेंस नहीं बना पाते। तो इसलिए चलती ट्रेन से कभी उतरना नहीं, लेकिन अगर कभी एक्सपीरियंस किए हो तो तुरंत आप रेस्ट में नहीं आ पाते हो, आपको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करना पड़ जाता है। चलती हुई ट्रेन की वजह से थोड़ा सा आपको आगे चलने लगना पड़ता है, तब जाके आप रेस्ट में आते हो। तो क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि आप एक चलती हुई एक ऐसे फ्रेम से या ऐसे ऑब्जेक्ट से डिटैच हो रहे हो जिसके पास कुछ वेलोसिटी है, तो उस वो वेलोसिटी अचानक से जीरो तो होगी नहीं, आपको फ्रिक्शन लगाना पड़ेगा, जो भी है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, उसमें तो टाइम है अभी। तो आपको थोड़ा सा एक्सेलरेशन लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा वेलोसिटी जीरो होने में, इसलिए आप थोड़ा सा चल के आगे चले जाते हो। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने कार के रिस्पेक्ट में तो ऊपर वेलोसिटी दे दी, लेकिन उस कार से डिटैच होने की वजह से उसके पास एक्स में वेलोसिटी है, इसलिए वो ऑब्जेक्ट वापस हमारे हाथ में गिरता है। अगर मैंने इसको मैंने चलते हुए या दौड़ते हुए मोशन में इसको मैंने ऊपर फेंका, तो वापस जहां पे मैं पहुंच जाऊंगी उस जगह पे आके गिरेगा वो, है ना। अगर मैंने इसको ऐसा ऊपर फेंका तो मतलब अभी एग्जैक्टली वैसा हो नहीं पा रहा है, बट अगर हम ऐसा फेंकेंगे तो वापस यहाँ अपने हाथ में ही गिरेगा, क्योंकि उसके पास एक्स में वेलोसिटी है फ्रेम की वजह से, और हमने अलग से वेलोसिटी दी है, उसकी वजह से ऊपर जा रहा है, फ्रेम की वेलोसिटी की वजह से आगे जा रहा है। तो यही इसका एनालिसिस था। ग्राउंड से हमें प्रोजेक्टाइल दिखेगा, प्रॉपर प्रोजेक्टाइल, जो कि 37 डिग्री पे उसका एंगल है। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि अगेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आल्सो डिपेंड्स ऑन फ्रेम, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इस फ्रेम से देख रहे हो तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या दिख रहा है, 90 डिग्री, 90 पे आपने प्रोजेक्ट किया है। और अगर आप ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हो तो क्या दिख रहा है कि आपने 37 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया है। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आल्सो डिपेंड्स ऑन दी फ्रेम। अब ये क्वेश्चन है, इसमें सिमिलर है, आपके पास एक्स में वेलोसिटी है कार की, और आप उसके रिस्पेक्ट में, दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू कार, उसको आपने वेलोसिटी दी 30√2 at an angle 45 degree. Then find out how far from car particle will land. तो ये कहीं ना कहीं जाके लैंड होगा, तो कहाँ पे लैंड हो रहा है, तो अगेन इसमें देखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू कार एंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमारे पास वेरिएबल्स क्या आ जाएंगे, विथ रिस्पेक्ट टू कार, यहाँ पे क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू कार। इसको अगर आप कंपोनेंट्स लोगे तो क्या आएगा, 30 इधर 30 इधर, क्लियर है, 30 इधर 30 इधर, तो यह जाएगा 30 आई कैप प्लस 30 जे कैप विथ रिस्पेक्ट टू कार, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू कार। और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू कार प्लस वेलोसिटी ऑफ कार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये है 30 आई कैप प्लस 30 जे कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ कार इज 30 आई कैप, सॉरी 10 आई कैप, कितना है 10 आई कैप, तो कितना आ गया ये 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप। अच्छा, तो अगर आप
कार पे बैठ के ऑब्जर्व करोगे तो क्या लगेगा कि मैंने 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया है। क्लियर है ये चीज? 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया है तो उसके करेस्पॉन्डिंग टाइम ऑफ फ्लाइट, उसके करेस्पॉन्डिंग मैक्सिमम हाइट, उसके करेस्पॉन्डिंग रेंज आप निकाल सकते हो कार के रिस्पेक्ट में। कार के रिस्पेक्ट में रेंज, कार के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम हाइट, कार के रिस्पेक्ट में टाइम ऑफ फ्लाइट। वैसे टाइम ऑफ फ्लाइट तो किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, तो वो आप निकाल सकते हो क्योंकि आपको कार के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी गिवन है। वैसे ही आप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाल सकते हो। क्लियर है ये चीज? तो अब यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू कार एंड वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ गया। तो हमें पूछा कि हाउ फार फ्रॉम कार पार्टिकल विल लैंड, तो कैसे निकालेंगे इसको? तो इसमें देख लेते हैं कि कितना डिस्प्लेसमेंट किसका हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, यहाँ पे अगर हम देखें इनका मोशन तो क्या होगा, मैंने बेसिकली अभी आप कार में बैठे हो तो कार को थोड़ी देर के लिए रेस्ट में मान लो। तो मैंने क्या किया, जैसे आप ग्राउंड से एक प्रोजेक्टाइल को फेंकते थे, एक स्टोन को आप प्रोजेक्ट करते थे और उसकी रेंज निकालते थे, तो दिस वाज माय इनिशियल पोजीशन। आई हैड प्रोजेक्टेड वन स्टोन फ्रॉम दिस इनिशियल पोजीशन, जो कि आर डिस्टेंस, रेंज के इक्वल डिस्टेंस पे जाके लैंड होता है। एक्स में कितना डिस्टेंस होता है, उसका डिस्टेंस कितना होता है, रेंज के इक्वल। सो अगर हम लोग इनिशियल पोजीशन से देखते हैं कि कितने दूर वो लैंड हुआ है, तो वो हमें कैसे मिलता है, रेंज फाइंड आउट करने से मिलता है। अभी यहाँ पे सिमिलरली क्या होगा कि कार से आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो कार को अगेन कार इज अ फ्रेम फॉर नाउ, तो आप क्या करोगे, कार से हमने उसको प्रोजेक्ट किया, कार फ्रेम है तो उसको रेस्ट में मान लो और देख लो कि कितने दूर जाके लैंड हुआ, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो वो कैसे निकालेंगे, तो हम पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं। एक्स में आपको वेलोसिटी पता है, एक्स में वेलोसिटी पता है तो रेंज आ जाएगा, है ना। आप कार में बैठे हुए हो, आपने 30 आई कैप और 30 जे कैप से आपने प्रोजेक्ट किया, तो एक्स की वेलोसिटी आपको पता है। आपके रिस्पेक्ट में, उस कार के रिस्पेक्ट में वो एक प्रोजेक्टाइल फॉलो करेगा, एक पाथ, पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा और उसकी रेंज हम निकाल सकते हैं बिकॉज हमें ये पता है, ये पता है। तो यहाँ पे टाइम क्या आ जाएगा, अगेन टाइम जो है वो हर फ्रेम से क्या लगेगा, सेम ही लगेगा, वो तो फ्रेम इंडिपेंडेंट है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2u sin थीटा, u इन अपवर्ड डायरेक्शन, कितना है वो 30 जे कैप डिवाइडेड बाई जी, कितना आ गया 6 सेकेंड्स। ठीक है, 6 सेकेंड है टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हमारे पास निकालना है कि रेंज क्या आएगा, रेंज ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू कार, दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू कार इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। कितना आया, ये है 30 इंटू 6, 180 मीटर। इसका मतलब कार से 180 मीटर की दूरी पे वो लैंड होगा, कार से 180 मीटर की दूरी पे वो लैंड होगा। लेकिन अगर आप ग्राउंड से देखने की कोशिश करोगे तो अगेन ये क्या दिखेगा, डिफरेंट दिखेगा, क्योंकि कार भी चल रही है, प्रोजेक्टाइल भी चल रहा है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। अब यहाँ पे अगेन आप देखो कि कार के रिस्पेक्ट में अगर आप देखो प्रोजेक्टाइल को, तो हमने कितने एंगल पे किया है, उसको 45 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट किया है कार के रिस्पेक्ट में। कार में बैठने वाला बोलेगा कि हमने 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया है, लेकिन अगर ग्राउंड में बैठ के कोई ऑब्जर्व कर रहा है तो वो क्या बोलेगा कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम कार एट व्हाट एंगल। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x में 40, y में 30, 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप, कितना एंगल है 37 डिग्री एंगल है ना। ये है 30, ये है 40। तो कितने एंगल पे, ग्राउंड से देखने वाला बोलेगा कि अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम कार विथ रिस्पेक्ट टू a stone is projected from car at an angle 37 degree with horizontal, 37 डिग्री पे दिख रहा है। क्लियर है ये चीज। तो अब यहाँ पे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेंज कुछ आएगी, अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में प्रोजेक्टाइल डिफरेंट है तो रेंज भी कुछ और आएगी। तो यहाँ पे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेंज क्या आई, रेंज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, रेंज ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आएगा, एक्स में कितना है 40 और टाइम कितना लगेगा, टाइम तो 6 सेकेंड ही लगेगा, चाहते हो तो निकाल लो। y में वेलोसिटी अभी भी क्या है 30 है, y में वेलोसिटी क्या थी 30 थी, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट अभी भी 6 सेकेंड आएगा। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने 240 मीटर। मतलब ग्राउंड से अगर आप देखो तो कार से उसको प्रोजेक्ट किया गया और वो 240 मीटर, जिस पॉइंट से प्रोजेक्ट किया गया था उस पॉइंट से 240 मीटर जाकर के वो लैंड किया है। लेकिन उतनी देर में कार ने भी तो चल लिया होगा ना, कार ने भी चल लिया होगा। क्लियर है ये चीज। तो फिर कार के रिस्पेक्ट में कहां पे लैंड हुआ है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर आप ये पॉइंट आपका फिक्स था तो यहां से क्या हुआ, यहां से जाकर के किसी पॉइंट पे गिरा, लेकिन उतनी देर में कार यहाँ पे आ गई है। समझ में आ रही बात। इस पॉइंट से हमने प्रोजेक्ट किया था तो मान लो वो जाके गिरा यहाँ पे, क्लियर, लेकिन उतनी देर में कार यहाँ पे आ गई, तो अब कार से डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, वो डिफरेंट आएगा। और ग्राउंड से कितना आएगा, ग्राउंड से आया 240, कार से आया 180। इसका मतलब
यही आया ना। कार के रिस्पेक्ट में, कार से कितनी दूर लैंड हुआ वो 180 मीटर, और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसकी रेंज कितनी थी, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेंज कितनी थी, यानी इनिशियल पोजीशन, जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इनिशियल पोजीशन थी और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो फाइनल पोजीशन थी, उसके बीच में कितना डिस्टेंस था 240 मीटर। इसका मतलब कार ने कितना चल लिया होगा, कार ने 60 चला होगा, है ना, 60 मीटर चला होगा कार ने। अब देखते हैं ये सही है या नहीं। तो कार का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, कार का डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कार का डिस्प्लेसमेंट सीन फ्रॉम ग्राउंड कितना आएगा, कार की वेलोसिटी कितनी है 10 विच इज अ कांस्टेंट, और उसके पास टाइम कितना है 6। ओहो, ये तो सेम ही आ रहा है, कितना आ रहा है 60 मीटर। तो बेसिकली क्या हुआ, कार की जो इनिशियल पोजीशन थी जहां पे उसने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया, तो उससे क्या हुआ, उसने प्रोजेक्ट किया तो इस पॉइंट से ये पॉइंट उसने प्रोजेक्ट किया और कार से ये पॉइंट छूट गया, कार इज नाउ मूविंग फॉरवर्ड। लेकिन ग्राउंड से देखने वाला क्या बोलेगा कि प्रोजेक्टाइल वाज प्रोजेक्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट, और कितनी दूर जाके गिरा 240 मीटर। लेकिन कार ने तो ये पॉइंट छोड़ दिया, कार अब आगे आ चुकी है, तो कार से डिस्प्लेसमेंट कितना दिखेगा, ये जो एक्स्ट्रा चल लिया है वो कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ ये 180 दिखेगा। क्लियर, इसका मतलब कार ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया होगा 60 मीटर, और हमारे पास आ भी रहा है कि इन 6 मीटर्स कार इन 6 सेकेंड्स कार कितना चल चुकी है 60 मीटर। तो क्या क्या हुआ प्रोसेस में, क्या हुआ, यहाँ पे प्रोजेक्ट किया गया, 6 सेकेंड में वो 240 मीटर जाके गिरा, तो इनिशियल पोजीशन से 240 मीटर दूर था, लेकिन उतने देर में कार ने 60 मीटर चल लिया, इसलिए कार से वो सिर्फ 180 मीटर दूर था। और वो हमारे पास डायरेक्ट इससे भी आया था। सीधा क्या करो, कार को रेस्ट में मानो और बोलो कि भाई रेंज बताओ हमको कितनी आएगी, रेंज कितनी आई 180 मीटर, मतलब कार से 180 मीटर दूर जाके वो गिरा है, बस बात खत्म। तो यहाँ पे अगेन क्या हो रहा है, व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम कार, तो आपका प्रोजेक्टाइल किस एंगल पे है 45 डिग्री, व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम ग्राउंड तो आपका प्रोजेक्टाइल किस एंगल पे है 37 डिग्री। बेसिकली क्या हुआ, फ्रॉम ग्राउंड हमने जो ऑब्जर्व किया तो उसकी एक्स में वेलोसिटी थोड़ी सी बढ़ गई, ये एंगल छोटा हो गया, एक्स में वेलोसिटी 40 हो गई, पहले एक्स में वेलोसिटी 30 थी, 40 क्यों हुई, कहां से 10 आई, 10 आई यहां से, बिकॉज वो एक ऐसे फ्रेम से डिटैच हुआ है जिसकी ऑलरेडी वेलोसिटी 10 है, तो इसकी 30 इधर तो थी ही, यहाँ 30 थी, यहाँ 30 थी, लेकिन जैसे ही वो डिटैच हुआ, जैसे उसको प्रोजेक्ट किया गया, उसके पास 10 एक्स्ट्रा आ गई, बिकॉज इट वॉज अटैच टू द कार। तो ग्राउंड से देखने पे उसकी वेलोसिटी 30 तो थी ही, लेकिन एक्स्ट्रा कार की भी वेलोसिटी आ गई, इसलिए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसका रेंज बढ़ गया। क्लियर है ये चीज, तो ये इन चीज को नोट कर लेंगे, इसके बाद फिर हम और क्वेश्चंस देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग रिलेटिव प्रोजेक्टाइल के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो इसमें जैसे हम लोग को केसेस ऐसे मिलेंगे कि ए को और बी को साथ में फेंका गया, ठीक है, तो वो कहाँ पे मीट होंगे या नहीं होंगे, अगर होंगे तो क्या वेलोसिटी होनी चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चंस हमें मिलते हैं। तो जैसे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या है कि एक प्रोजेक्टाइल को 100 मीटर पर सेकंड पे 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल पे फेंका गया है, दूसरे को 53 डिग्री पे हम फेंकना चाह रहे हैं, सच दैट दे मीट। तो हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड v इफ दे कोलाइड, इफ दे आर कोलाइडिंग देन फाइंड v। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जैसे कि अगर आपके पास दो प्रोजेक्टाइल हैं, तो मैंने पहले ही बताया था कि बिकॉज बोथ ऑफ देम हैव एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g, दोनों के पास एक्सेलरेशन है g, इसका मतलब रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा 0। एक्सेलरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ a माइनस एक्सेलरेशन ऑफ b, तो 10 माइनस 10 0 आ गया, एक्सेलरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a विल बी 0। तो बेसिकली जैसे ही आप प्रोजेक्टाइल में जब आओगे रिलेटिव प्रोजेक्टाइल में, तो फिर g क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। कब तक, जब तक दोनों की दोनों प्रोजेक्टाइल एयर में है, एक एयर में है और एक ग्राउंड पे आ गया तो फिर वो नहीं होगा, और ऐसे क्वेश्चन हमें आएंगे भी नहीं, ऐसे ही आएंगे जिसमें दोनों प्रोजेक्टाइल क्या है, एयर में है। तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोजेक्टाइल में अब जैसे ही आए तो क्या हो जाएगा, ग्रेविटी का काम खत्म, क्योंकि दोनों प्रोजेक्टाइल के पास वही एक्सेलरेशन है, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या आ गया 0 आ गया। और हमें प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करनी है, किसी एक प्रोजेक्टाइल पे बैठ के दूसरे को ऑब्जर्व करो, एक प्रोजेक्टाइल पे बैठ जाओ, उसको रेस्ट में मान लो और दूसरे को ऑब्जर्व करो। अगर मिलने वाला कंडीशन है इफ दे आर गोइंग टू कोलाइड, तो जो बैठा हुआ प्रोजेक्टाइल है उसने क्या मान लिया कि मेरा जो प्रोजेक्टाइल है वो रेस्ट में है, और अगर कोलिजन होने वाला है मतलब द अदर प्रोजेक्टाइल हैज टू कम टुवर्ड्स मी। क्लियर है ये चीज। तो जैसे ही आप रिलेटिव प्रोजेक्टाइल में आए, ग्रेविटी गायब। दूसरी चीज, बिकॉज वहां पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है, जब आप एक प्रोजेक्टाइल पे बैठ के दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे हो, देयर इज नो एक्सेलरेशन। If acceleration is not there, it means velocity of one projectile with respect to another is constant. Acceleration 0 मतलब velocity constant. If with respect to one projectile, another projectile has constant velocity, it means it is moving on a straight line. समझ में आ रही बात?
तो ग्राउंड से देखोगे तो दोनों क्या दिखेंगे, प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक पाथ करते हुए। ये दिखेगा ऐसे जा रहा है और ये दिखेगा ऐसे जा रहा है। लेकिन अगर आप ए पे बैठ के बी को ऑब्जर्व करो या बी पे बैठ के ए को ऑब्जर्व करो तो प्रोजेक्टाइल path of one projectile from another projectile is seen to be a straight line। क्लियर है ये चीज? क्योंकि एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का एक्सेलरेशन जीरो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, डायरेक्शन कांस्टेंट। इफ द पार्टिकल इज नॉट चेंजिंग द डायरेक्शन with respect to a particular frame, it means it is moving on a straight line with respect to that particular frame। तो अगर a को हमने मान लिया और अपना फ्रेम और उसको हमने रेस्ट में कर दिया, इस पे हम जाके बैठ गए प्रोजेक्टाइल, कोई भी अब पत्थर पे बैठना, चीटा बन के बैठ जाओ, छोटा सा कुछ बन के बैठ जाओ, तो यहाँ पे आप बैठ गए और आप अब बी को ऑब्जर्व कर रहे हो। तो बी अगर यहाँ पे है, क्लियर है, जैसे बी है यहाँ पे, इस केस में बी यहाँ पे, ए यहाँ पे और बी इस जगह पे। तो अगर ए पे बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हो और बी का कोलिजन ए से होने वाला है और ए के रिस्पेक्ट में बी कहाँ चलेगा, इट विल मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर ए को लग रहा है कि बी उससे कोलाइड करने वाला है, इसका मतलब बी किधर चल रहा होगा, बी का डायरेक्शन, बी का मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा होगा, तभी तो कोलाइड कर पाएगा ना। तो इसका मतलब अगर इफ यू आर ऑब्जर्विंग वन प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अनदर देन पाथ आर सीन टू बी स्ट्रेट लाइन। और अगर कोलिजन होने वाला है मतलब उस प्रोजेक्टाइल का पाथ या उस ऑब्जेक्ट का पाथ विथ रिस्पेक्ट टू मी कैसा होना चाहिए, टुवर्ड्स मी, तभी तो मिल पाएंगे। अगर इसके रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू ए, इफ ए बी का पाथ ऐसा दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन दिखने वाला है ये तो श्योर है, लेकिन अगर ऐसा दिखने वाला है क्या वो कभी मिल पाएंगे, नहीं। अगर ऐसा है तो कभी मिल पाएंगे, नहीं। ऐसा है तो कभी मिल पाएंगे, नहीं। सिर्फ वो मिल पाएंगे अगर वो इस स्ट्रेट लाइन पे चलता है तो ही। इसका मतलब अगर दो प्रोजेक्टाइल आर गोइंग टू मीट, इसका मतलब उनकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, वेलोसिटी शुड बी, वेलोसिटी ऑफ वन प्रोजेक्टाइल विथ अनदर should be along the line joining the two projectiles। समझ में आई बात? एक पे हम बैठ गए, इसको हमने रेस्ट में मान लिया, दूसरा अगर उससे मिलने आने वाला है तो क्या होना चाहिए, इन दोनों को कनेक्ट करने वाली जो लाइन है उसी के अलावा उसका मोशन होना चाहिए। अगर बी यहाँ पे है और ए को हमने रेस्ट में मान लिया, ए पे हम बैठ गए और ए से हम बी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब वी आर ऑब्जर्विंग वन प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अनदर, तो फिर इसका जो मोशन होगा वो इस स्ट्रेट लाइन के अलावा होना चाहिए तभी मिलेगा। बी अगर यहाँ पे है तो इसका स्ट्रेट लाइन ऑफ, इसका मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन होना चाहिए ये, तभी वो इससे मिल पाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ वन प्रोजेक्टाइल विथ अनदर शुड बी अलोंग लाइन जॉइनिंग द टू प्रोजेक्टाइल्स, ठीक है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू प्रोजेक्टाइल इफ दे आर गोइंग टू मीट, इफ द कंडीशन ऑफ कोलिजन इज देयर। तो ये चीज नोट कर लो। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या दिख रहा है कि वो सेम एक्स लेवल, सेम वाई लेवल पे है, मतलब सेम हाइट पे है, ग्राउंड पे रखे हुए हैं या किसी टेबल पे रखे हुए हैं और वहां से हमने प्रोजेक्ट किया, तो उनका वाई लेवल क्या है, सेम। अब अगर वो मिलने वाले हैं, इसका मतलब उनकी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर क्या होनी चाहिए, आइदर यू ऑब्जर्व फ्रॉम ए और ऑब्जर्व फ्रॉम बी। तो अगर आप ऑब्जर्व करते हो फ्रॉम ए अगर आप बी को ऑब्जर्व करते हो तो बी की वेलोसिटी किधर होनी चाहिए, ए की तरफ, बी की वेलोसिटी होनी चाहिए ए की तरफ। मतलब यहाँ से हमने प्रोजेक्ट किया है तो बी की वेलोसिटी होनी चाहिए इस तरफ, ए यहाँ पे बैठा हुआ है, तो बी की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ए शुड बी टुवर्ड्स ए। ऐसा कब होगा, इसका मतलब हम बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि ए के रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी किधर है, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है। समझ में आ रही बात? अगर ये दोनों मीट करने वाले हैं तो ए के रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी शुड बी इन दिस डायरेक्शन। अगर ऐसी बात है, इसका मतलब हमने क्या बोल दिया कि बी की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज देयर ओनली इन एक्स डायरेक्शन, मतलब ए के रिस्पेक्ट में बी की वाई की वेलोसिटी गायब हो गई। ऐसा कब होता है, जब उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में दोनों की सेम वेलोसिटी हो। अगर ए की वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन और बी की वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन सेम होगी तो क्या हो जाएगी, कैंसिल। फिर ए को क्या लगेगा कि वो सिर्फ मेरी तरफ आ रहा है, मतलब कुछ ऐसा मान लो कि दो लोग चल के जा रहे हैं, वो इतने दूर हैं, ठीक है, दो लोग चल के जा रहे हैं, वो इतने दूर हैं, लेकिन वो आगे तो सेम रेट से बढ़ रहे हैं, लेकिन ये धीरे धीरे इधर भी आ रहा है। तो क्या होगा, दोनों यहाँ थे, ठीक है, दोनों इस जगह पे थे और अब ये आगे तो जा रहे हैं लेकिन ये इसकी तरफ आ रहा है। समझ में आ रही बात? दोनों का जो y है वो सेम है,
दोनों आगे सेम रेट से बढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो है वो इधर भी बढ़ रहा है। अगर इसका भी कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इधर हो जाए तो क्या होगा, दोनों आगे तो जा रहे हैं लेकिन पास में आ रहे हैं, दोनों आगे तो जा रहे हैं लेकिन पास में आ रहे हैं। इसका मतलब इसने कुछ एक्स चला, इसने कुछ एक्स चला, लेकिन y में दोनों की वेलोसिटी सेम थी, किसी भी y पे दोनों साथ में थे। क्लियर है ये चीज? ऐसा कब होगा, टाइम तो उनके पास सेम ही है, वेलोसिटी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट ही रहने वाली है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a शुड बी देयर ओनली इन x डायरेक्शन। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a इन y डायरेक्शन 0 हो गई। ऐसा कब होगा, जब y में a की वेलोसिटी और y में b की वेलोसिटी दोनों की सेम होगी। या फिर आप कैसे बोल सकते हो, ऐसे भी बोल सकते हो कि दोनों क्या है, सेम y लेवल पे हैं, दोनों सेम y लेवल पे, दोनों ग्राउंड पे हैं या दोनों किसी टेबल पे रखे हैं। अब अगर वो उनको प्रोजेक्ट किया गया और अगर मिलते हैं तो यहाँ पे मिलेंगे, अगेन वो क्या है, सेम y लेवल पे हैं। ठीक है, सेम y लेवल पे हैं, दोनों के पास सेम टाइम था, दोनों के पास एक कांस्टेंट वेलोसिटी है। इसका मतलब वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, दोनों की सेम होनी चाहिए। तभी तो सेम टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट कब करेंगे, जब वेलोसिटी सेम होगी। इसका मतलब इसकी y में वेलोसिटी, इसकी y में वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट ऑफ a in y is equal to initial velocity of a in y into time, and displacement of b in y is equal to displacement velocity of b in y into time। ठीक है, अब ये दोनों सेम होने चाहिए, मिल रहे हैं मतलब सेम y लेवल पे हैं दोनों, अभी भी मिल रहे हैं मतलब दोनों सेम y लेवल पे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों को इक्वेट किया तो क्या आया हमारे पास, u a y इज इक्वल टू u b y। क्लियर? इसका मतलब y में वेलोसिटी दोनों की सेम होनी चाहिए। y में वेलोसिटी दोनों की सेम होनी चाहिए, हमने कैसे बोला, दो तरीकों से। एक कि वो दोनों जो है किसी भी y लेवल पे सेम टाइम पे, जिस y लेवल पे वो मीट करने वाले हैं वो किसी पर्टिकुलर टाइम पे वहां पे होंगे, दोनों के लिए सेम होगा वो y। अगर यहाँ से प्रोजेक्ट किया और यहाँ पे मिले तो दोनों क्या है, सेम y लेवल पे, दोनों के पास टाइम सेम है, तो दोनों का वेलोसिटी भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। दूसरा रीजन क्यों, क्योंकि अगर a के रिस्पेक्ट में b को देखोगे, a के रिस्पेक्ट में b को अगर देखोगे तो क्या होगा, a को लगना चाहिए कि b मेरी तरफ आ रहा है। अगर a को लग रहा है कि b मेरी तरफ आ रहा है, इट मींस विद रिस्पेक्ट टू a वेलोसिटी ऑफ b इज देयर ओनली इन x डायरेक्शन। मतलब विद रिस्पेक्ट टू a b की y में वेलोसिटी 0 हो गई। ऐसा कब होगा, जब a की वेलोसिटी y में और b की वेलोसिटी y में, दोनों की वेलोसिटी y में सेम होगी, तभी क्या होगा, दोनों इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी सिर्फ x में दिखाई देगी। समझ गए? किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप एक दूसरे को रेस्ट में कब दिखाई देते हो, जब आपकी वेलोसिटी उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में दोनों की सेम होती है। अगर मैं और एक और कोई साथ में चलते रहेंगे हम लोग सेम वेलोसिटी से, तो हम दोनों को क्या लगेगा, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हम रेस्ट में हैं। तो यहाँ पे क्या करो, अगर ये मिलने वाले हैं देन देयर वेलोसिटी इन y शुड बी सेम। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी y में क्या है, 100 sin 30 दैट इज हाफ इज इक्वल टू v sin 53 दैट इज 4/5। इसको अगर हमने कैंसिल किया तो क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू 125 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 62.5 मीटर पर सेकेंड। कितनी होनी चाहिए वेलोसिटी इसकी, इस वेलोसिटी से हमें प्रोजेक्ट करना चाहिए 62.5 मीटर पर सेकेंड, तब जाके वो मीट करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, a को 100 मीटर पर सेकेंड से 37 डिग्री पे और b को b से 53 डिग्री पे हमने प्रोजेक्ट किया है। अगर वो मीट करते हैं देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v। तो यहाँ पे अगेन हम लोग क्या करेंगे, इसके जो y कंपोनेंट से वेलोसिटी है और इसके जो y कंपोनेंट वेलोसिटी है, दोनों को इक्वेट करो। क्या आएगा हमारे पास, 100 इंटू यहाँ पे आ जाएगा sin 37 दैट इज 3/5 इज इक्वल टू v इंटू cos sin 53 4/5। यहाँ से हमारे पास क्या आया, v इज इक्वल टू 75 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी v इज इक्वल टू 75 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे हम लोग को डिस्टेंस भी गिवन है, a और b के बीच का डिस्टेंस भी गिवन है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि एट व्हाट टाइम दे विल मीट। तो किस टाइम पे मिलेंगे ये देखने के लिए क्या करें हम लोग, अभी अब रिलेटिव से अगर सॉल्व कर रहे हैं तो हम a के रिस्पेक्ट में या फिर b के रिस्पेक्ट में कंप्लीटली देख लेते हैं। तो क्या होगा, अगर मीट करने वाले हैं देन वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a शुड बी इन द डायरेक्शन ab या इन द डायरेक्शन ba, है ना। b से a की तरफ होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a को लगना चाहिए कि b उसकी तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a। क्लियर है? तो वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a, वेलोसिटी ऑफ b क्या है, x में कितना आया, ये है आपका 75, तो x में कितना आ जाएगा 75 cos 53
75 इंटू 3/5 आई कैप, वेलोसिटी ऑफ बी प्लस 75, और ये इस डायरेक्शन में हमने इधर माइनस इधर प्लस लिया है तो ये क्या आ जाएगा माइनस में। y में क्या है 75 इंटू 4/5 माइनस, अब वेलोसिटी ऑफ ए लिखना है, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ क्या है ए क्या है 100 इंटू cos 37, cos 37 क्या आएगा 4/5, और ये किस साइड है इस डायरेक्शन में, ये आ जाएगा आपका x में वेलोसिटी और ये आ जाएगा y में वेलोसिटी। तो कितना आया 100 इंटू 4/5 आई कैप प्लस 100 इंटू sin 37 क्या है 3/5, ये हो जाएगा j कैप। क्लियर है ये चीज। तो वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a कितना आया, ये आया ये 15 और ये आ गया 15, तो हमारे पास आया -45 आई कैप प्लस 60 जे कैप। क्लियर है, माइनस ये कितना होगा 80 आई कैप प्लस 60 जे कैप। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है y वाली वेलोसिटी कैंसिल हो जाएगी, प्लस 60 माइनस 60, तो हमारे पास क्या आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a इज -45 माइनस 80, और a को लगेगा कि इधर आ रहा है b तो माइनस में आनी चाहिए वेलोसिटी, कितना आ गया -125 आई कैप, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू a को क्या दिख रहा है कि b उसकी तरफ 125 की वेलोसिटी से आ रहा है। अब उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 250, तो डिस्टेंस a को क्या लगना चाहिए कि b जो है 250 मीटर कवर करके आया तभी तो वो मीट कर पाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a क्या होना चाहिए, a को क्या लगना चाहिए कि 250 मीटर इधर मतलब माइनस में कवर करके आया है, डिवाइडेड बाय 125 कितना आ गया ये 2 सेकेंड्स। क्लियर है ये चीज। तो 2 सेकंड में क्या होगा वो इसके पास पहुंच जाएगा। ये मैंने सिर्फ करके दिखाया कि y में दोनों की वेलोसिटी 0 है, बाकी हमने y में तो इक्वेट की ही थी। अगर इक्वेट की थी इसका मतलब y में दोनों की वेलोसिटी क्या बन जाएगी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 0, तो डायरेक्टली क्या करो ये इधर आ रहा है ये इधर आ रहा है, तो x में दोनों की वेलोसिटी क्या होगी जुड़ेगी, ये इस तरफ आ रहा है ये इस तरफ आ रहा है, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा रेट से कम हो रहा है, उनके बीच की डिस्टेंस जो कम हो रही है उसकी रेट क्या है दोनों की जुड़ जाएगी, क्योंकि ये इधर आ रहा है ये इधर आ रहा है। क्लियर है ये चीज। तो यहाँ पे दोनों ऐड हो गए, ये अप्रोच कर रहा है 45 से और ये उधर जा रहा है 80 से, तो क्या बन जाएगा दोनों को मिलाएंगे तो a के रिस्पेक्ट में b का क्या दिखेगा, a को दिखेगा कि b उसकी तरफ 125 से आ रहा है। टाइम कितना लगा 2 सेकेंड टाइम लगा। अब ये तो हमने निकाल लिया रिलेटिव से कि 2 सेकेंड में वो उसके पास आ गया। अब एक्चुअल पिक्चर क्या है वो देख लेते हैं, तो इसको नोट कर लो। एक्चुअल में क्या होगा भाई a भी तो मूव कर रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि a ने मूव ही नहीं किया। अभी हमने क्या मान के किया कि a ने मूव नहीं किया, b उसकी तरफ आया है, 2 सेकंड में वो 250 कवर करके आया और पहुंच गया, और दोनों y में a को लग रहा है कि वो y में b डिस्प्लेसमेंट कर ही नहीं रहा है, बट क्या है y में जितना b चल रहा है उतना ही a चल रहा है, इसलिए a को फील हो रहा है कि b का y में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, क्योंकि जितना b ने चला उतना ही a ने भी चल लिया, तो उसको क्या लगा कि हम तो सेम ही y पे हैं हमेशा, इसका मतलब मेरी रिस्पेक्ट में b जो है अपना y में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप ग्राउंड से देखेंगे तो ग्राउंड फ्रेम से क्या दिखेगा, ग्राउंड फ्रेम से निकालने की कोशिश करते हैं। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम में ग्राउंड फ्रेम से करेंगे, बाकी प्रॉब्लम्स के लिए आपको होमवर्क है, आपको ट्राई करना है। हम लोग रिलेटिव से सॉल्व करेंगे, आपको ग्राउंड फ्रेम से करके देखना है कि एक्चुअल पिक्चर क्या बन रहा है। तो अगर ग्राउंड से देखो तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट इन एक्स में वेलोसिटी कितनी आ गई इसकी, एक्स में है 80, y में है 60, इसकी x में है, इसकी भी y में है 60 और x में कितनी आई थी 45। ठीक है, ये 60 आया था, इधर भी 60, इसका 80, इसका 45। तो ग्राउंड फ्रेम से अगर आप a को ऑब्जर्व करो, टाइम कितना है हमारे पास 2 सेकेंड। ठीक है, तो x में कितना चलेगा, x में चलेगा ये 80 इंटू 2 कितना आ गया 160 मीटर, और b कितना चलेगा, x में कितना चलेगा वो, उसकी वेलोसिटी है 45 माइनस साइड, तो -45 इंटू 2 कितना आ गया ये आ गया 90 -90। इसका मतलब ये 160 इधर चल के गया है और ये 90 इधर चल के आया है। अगर दोनों को ऐड करो, अब ये 160 चल के गया, वो 90 चल के आया, माइनस सिर्फ ये शो कर रहा है कि वो इस डायरेक्शन में चला है, लेकिन ये 160 कवर किया है, उसने 90 कवर किया है और दोनों वहां पे मिल गए हैं। ठीक है, इन दोनों को अगर सम करोगे तो कितना आएगा, इन दोनों को सम करोगे तो 250 आएगा। इसने 160 चला, इसने 90 चला, और दोनों ने मिलके 250 कवर किया और फिर वो दोनों एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। अगर y देखोगे तो क्या होगा, y में इसकी इनिशियल वेलोसिटी 60 u इंटू टी
प्लस हाफ माइनस 10, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया टी स्क्वायर। कितना आया, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये है 120 माइनस 20, y में 100 मीटर। अब इसका भी निकालोगे तो सेम ही आएगा, क्योंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी क्या है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी y में 60 है, टाइम दोनों के पास सेम है, एक्सेलरेशन दोनों के पास सेम है। तो दोनों y में यहाँ पे क्या हुआ है, मान लो इस पॉइंट पे मिले हैं वो लोग, मान लो कि इस पॉइंट पे मिले हैं, ठीक है। तो दोनों y में कितना चल के गए हैं, दोनों y में चल के गए हैं 100 मीटर, और x में इसने कितना चला है 160 मीटर, और x में इसने कितना चला है 90 मीटर। समझ में आई बात। तो ये कुछ इसका जो प्रोजेक्टाइल पाथ होगा पैराबोला वो कुछ ऐसा होगा, और इसका भी कुछ ऐसा होगा। तो इस पॉइंट पे वो दोनों मीट कर रहे हैं। क्लियर है ये चीज। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें एक को इधर फेंका गया, इसको इधर फेंका गया। इसमें दोनों को सेम साइड में हम फेंक रहे हैं, दोनों को ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन एक की वेलोसिटी 20 है, एक की 15 है, इसकी ज्यादा वेलोसिटी है, इसका एंगल भी छोटा है, तो वो जल्दी आगे बढ़ जाएगा, तो शायद ये मिल जाए। तो देखते हैं, पहले तो देखते हैं मिल रहे हैं या नहीं। तो एक की वेलोसिटी क्या गिवन है हमें, ये है 15, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर वो मीट कर रहे हैं, इसका मतलब उनकी जो वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, अलोंग दिस लाइन होनी चाहिए, लाइन जॉइनिंग ए एंड बी। अगर मीट कर रहे हैं देन वेलोसिटी शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन जॉइनिंग ए एंड बी। इसका मतलब y में 0 होनी चाहिए, y में इसके रिस्पेक्ट में इसकी, इसके रिस्पेक्ट में इसकी 0 होनी चाहिए, इसका मतलब y में सेम होनी चाहिए, तभी क्या दिखेगी, तभी सिर्फ x में दिखेगी। क्लियर है ये चीज। तो यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों की y में वेलोसिटी निकाल के देखी। तो वेलोसिटी ऑफ a इन y डायरेक्शन कितनी है 20 इंटू साइन 37 3/5, और वेलोसिटी ऑफ b इन y कितनी है 15 इंटू साइन 53, कितना आया, दोनों की 12 मीटर पर सेकेंड इन y डायरेक्शन, है ना। दोनों की है 12 मीटर पर सेकेंड इन y डायरेक्शन। इसका मतलब ये लोग मिल सकते हैं, ठीक है। दोनों की वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकेंड इन y डायरेक्शन। अब यहाँ पे क्या हुआ, आई एम सॉरी, ये आपका 20 वेलोसिटी ऑफ a इन y डायरेक्शन। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो x में इसकी वेलोसिटी कितनी है, x में a की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, ये जाएगी 16, और इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी 15 इंटू 3/5, कितना आ जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड। तो अब y में तो दोनों सेम ही जा रहे हैं, y में दोनों सेम ही जा रहे हैं, लेकिन ये x में तेज चल रहा है, तो सीधी सी बात है कहीं ना कहीं तो मिलेगा। अब वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, y की दोनों की कैंसिल हो गई, क्योंकि y दोनों का सेम है, दोनों की y में वेलोसिटी सेम है, इसलिए y वाला जो कंपोनेंट था वो तो गायब मान सकते हो आप। अब ये चल रहा है, ये भी x में चल रहा है, आपने a पे बैठ के देखा, तो a पे बैठ के देखोगे तब तो a चलेगा ही नहीं, तब फिर क्या लगेगा, वेलोसिटी ऑफ a, वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a लिखोगे तो क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a। अब हमें पहले ही पता है कि y में कंपोनेंट 0 आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने y वाला कंपोनेंट लिखा ही नहीं, सिर्फ मैंने x वाला लिखा। तो x वाला लिखोगे तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ b इज 9 मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी ऑफ a इज 16 मीटर पर सेकेंड। तो कितना आ रहा है, ये 7 मीटर पर सेकेंड इधर। तो a को अब क्या लग रहा है, वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a क्या आया, वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a आया -7, इसका मतलब -7 मीटर पर सेकेंड से वो a की तरफ आ रहा है। क्लियर है ये चीज। y वाला कंपोनेंट तो गायब है। अब यहाँ पे a को लग रहा है कि b उसकी तरफ 7 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। मिलने के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए b का, a के अकॉर्डिंग या विथ रिस्पेक्ट टू a, b का डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए -35, इस डायरेक्शन में 35, यहाँ पे -35 आ जाएगा। टाइम कितना लगेगा, -35 डिवाइडेड बाई -7, 5 सेकेंड्स। क्लियर। तो ये तो आपका आ गया ए फ्रेम से आ गया, लेकिन अब अगर आप ग्राउंड फ्रेम से देखोगे तो इसका पाथ कुछ ऐसा होगा, इसका पाथ कुछ ऐसा होगा, शायद यहाँ पे मिल रहे हो, या फिर आगे तो पॉसिबिलिटी नहीं है, शायद यहाँ पे वो लोग मिल रहे होंगे। तो अब ग्राउंड से क्या करो, आप ग्राउंड से देखो कि x में a का डिस्प्लेसमेंट कितना है, b का डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो मान लो अगर b ने डिस्प्लेसमेंट किया s, किसी टाइम पे, जिस टाइम पे वो मिल रहे हैं उस टाइम b ने डिस्प्लेसमेंट किया s, तो a का डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, s प्लस 35। अगर वो मिल रहे हैं तो s प्लस 35 होना चाहिए। तो देखो s प्लस 35 आ रहा है या नहीं।
b का डिस्प्लेसमेंट प्लस 35 इज इक्वल टू a का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए जब आप ग्राउंड फ्रेम से करो तो, क्योंकि b यहाँ से स्टार्ट होके वहां पहुंचा जिस पॉइंट पे मिलने वाले थे और a भी वहीं पे पहुंचा, तो a का x में डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है ना, लेकिन y में दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम, क्योंकि दोनों जब मिल रहे हैं तो वो एक सेम y लेवल पे है। क्लियर है ये चीज? तो इसको भी ग्राउंड फ्रेम से आपको करना है, ये आपका होमवर्क है। तो लास्ट प्रॉब्लम में आपके पास क्या है, फिर से y कंपोनेंट दोनों के सेम कर दो, तो y कंपोनेंट सेम करेंगे तो क्या हो जाएगा, u इंटू साइन 37, साइन 37 क्या है 3/5 इज इक्वल टू 50 इंटू साइन 53 4/5, कितना आ गया, 5 को यहां से कैंसिल कर दो, u आ गया हमारे पास 200/3। अगर मीट करने वाले हैं तो हमारे पास u आ गया 200/3, u इज इक्वल टू 200/3। अब इसका x में, इसकी वेलोसिटी x में कितनी आएगी, 50 इंटू 3/5 कितना आ जाएगा 30, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 40, इसका इधर 40 आएगा और इधर कितना आ जाएगा 200/3 इंटू 4/5, कितना आ गया हमारे पास 160/3। तो इसकी वेलोसिटी है 160/3, इसकी वेलोसिटी है 30, आपके पास डिस्प्लेसमेंट है। अब यहां से निकाल लो वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, और उसके बाद डिस्टेंस कितना कवर करना है उसको 100 डिवाइडेड बाय, हम क्या कर देंगे, जो वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a है उसको करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये सिमिलर ही प्रॉब्लम है, इसको भी होमवर्क की तरह ले लो, बाकी थोड़ा सा मैंने कर ही दिया है, इसको भी होमवर्क की तरह ले लो और इसको ट्राई करेंगे, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉब्लम करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें ये है कि ये 10 मीटर हाइट से, और यहाँ पे ये 20 मीटर हाइट है, 20 मीटर हाइट से 100 मीटर पर सेकेंड की बुलेट को हमने फायर किया, और यहाँ 10 मीटर हाइट से इसको वर्टिकल, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे वर्टिकल, दोनों बुलेट्स टारगेट कर रहे हैं किसको, एक ईगल को, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ दिस बुलेट्स कोलाइडिंग, कोई पॉसिबिलिटी है कि ये बुलेट्स ही कोलाइड कर जाएं। तो देखते हैं, अब अगर फिर से कोलिजन वाला अगर केस है तो विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, आइदर यू ऑब्जर्व फ्रॉम ए, तो b कैसा दिखना चाहिए कि वो a की तरफ आ रहा है, क्योंकि ये सब क्या है, ये भी प्रोजेक्टाइल, ये भी प्रोजेक्टाइल, ये भी प्रोजेक्टाइल, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करते हुए दिखाई देते हैं। तो अगर वो मीट करने वाले हैं तो फिर उसकी स्ट्रेट लाइन ऐसी होनी चाहिए कि वो मेरी तरफ हो। क्लियर है? इसका जो स्ट्रेट लाइन पाथ इसके रिस्पेक्ट में ये स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ दिखेगा, वो ऐसा होना चाहिए कि वो इस स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ दिखे, तभी तो मीट करेंगे। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन है ये, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन है ये, यहाँ पे इन दोनों को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन है ये। तो अगर ये मीट करने वाले हैं देन आइदर यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस और ऑब्जर्व फ्रॉम दिस, तो वेलोसिटी ऑफ, इसको ले लो a, इसको b, ये है a, ये है b, a b, तो वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b और वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a किधर होनी चाहिए, वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b अगर हम देखें, b पे बैठ के अगर हम a को देखें तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दिखनी चाहिए, a पे बैठ के अगर b को देखें तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दिखनी चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे a पे बैठ के b को देखें तो b की वेलोसिटी इधर दिखनी चाहिए, b पे बैठ के a को देखें तो a की वेलोसिटी इधर दिखनी चाहिए, अलोंग दिस लाइन, दिस लाइन, दिस लाइन, तभी क्या होंगे, वो मीट होंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b, b पे बैठ जाओ, a को ऑब्जर्व करो, तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ a क्या है, वेलोसिटी ऑफ a है, फिर से इधर पॉजिटिव लिया, इधर नेगेटिव लिया, तो वेलोसिटी ऑफ a है 100 मीटर पर सेकेंड i कैप, 100 मीटर पर सेकेंड i कैप, एंड b की वेलोसिटी क्या है 100 मीटर पर सेकेंड j कैप, ठीक है। इसकी है i में, इसकी है j में। क्लियर है ये चीज? तो अब यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b है वो क्या आई, 100i माइनस 100j। अगर इसको आप ग्राफ के या फिर आप डायरेक्शन देखना चाहो तो क्या होगा, 100i माइनस 100j, 100i एंड 100j, x में एंड ये माइनस y में, क्या एंगल बनेगा, ये एंगल होगा 45, ये एंगल क्या होगा 45। इसका मतलब इसकी जो वेलोसिटी है, ये है वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b,
तो बी जो ऑब्जर्व कर रहा है ए को, तो उसकी वेलोसिटी कैसे दिख रही है? वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जर्व फ्रॉम बी इज सीन एज एट 45 डिग्री एंगल विथ हॉरिजॉन्टल एंड मैग्नीट्यूड 100√2 है। तो उससे तो अभी हमें उतना काम नहीं है, बट हमें क्या दिख रहा है कि इसके रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी कैसी है? 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। क्या उससे हम मिल सकते हैं? हाँ। कैसे? अब क्या करो, इस लाइन का एंगल देखो कि ये क्या बन रहा है एंगल हॉरिजॉन्टल से, क्या आप बता सकते हो? तो ये एंगल बता दिया, तो ये एंगल भी बता दिया। क्लियर है ये चीज? अब यहाँ पे ये एंगल बताने के लिए ये थीटा है, कैसे बताएंगे? ये है आपका 10 मीटर और ये क्या है? ये भी कितना है? ये भी तो 10 मीटर ही है ना। ये 10 मीटर, ये 10 मीटर, तो ये 10 मीटर बचा हुआ ये 10 मीटर। अच्छा, तो ये दोनों साइड तो इक्वल हो गई, इसका मतलब थीटा क्या हो गया? 45 डिग्री। क्लियर? तो इसका मतलब दिस लाइन AB इज मेकिंग 45 डिग्री। ये 45 तो ये भी 45, तो लाइन AB इज मेकिंग 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल एंड वेलोसिटी इज आल्सो मेकिंग 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ A with respect to B is along the line joining A and B. It means they will collide. क्या दिख रहा है? B को लग रहा है कि ये 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए इधर आ रहा है, मतलब इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। B अपना चुपचाप बैठा हुआ है, उसको क्या लग रहा है कि A जो है वो उसकी तरफ 45 डिग्री एंगल हॉरिजॉन्टल से बनाते हुए आ रहा है, तो सीधी सी बात है उसको हिट करेगा, क्योंकि वो इस लाइन के अलोंग चल रहा है। क्लियर है ये चीज? इस लाइन के अलोंग चल रहा है तो वो सीधी सी बात है हिट करेगा। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास आ गया कि हाँ भाई वो दोनों हिट करेंगे। ठीक, अब कब हिट करेंगे? तो यहाँ पे क्या है? AB लाइन के अलोंग उसको चलना है, इस AB लाइन के अलोंग उसको चलना है। कितनी वेलोसिटी है उसकी? वेलोसिटी ऑफ A with respect to B along line AB is how much? इधर 100 इधर 100, AB के अलोंग कितनी हो गई? 100√2 एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ A जो होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B कितना होना चाहिए? ये 10, तो ये कितना? 10√2। कितना होना चाहिए? 10√2 मीटर फॉर मीटिंग। तो हमारे पास टाइम कितना आ जाएगा? टाइम आ जाएगा T इज इक्वल टू S ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B। कितना है? 10√2 डिवाइडेड बाई 100√2। कितना आ जाएगा हमारे पास? 0.1 सेकेंड। तो 0.1 सेकेंड में वो मिल जाएंगे। बट अब ये तो आपने B से ऑब्जर्व किया, B पे आप चुपचाप बैठ गए, मतलब आपने ऐसा मान लिया कि आप रेस्ट में हैं और A आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन क्या ऐसा है एक्चुअल में? नहीं। क्या होगा यहाँ पे? ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। शायद इसका पाथ क्या है? इसका पाथ कुछ ऐसा है ना? प्रोजेक्टाइल है ये, जो कि आपने टावर से हॉरिजॉन्टली फेंका है, और ये ऐसे जाएगा। ग्राउंड से अगर ऑब्जर्व करोगे तो यही पाथ रहेगा ना, इसका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है ये, और ये कैसा है? इसको आपने वर्टिकल फेंका है, तो शायद ये यहाँ कहीं पे मिलेंगे। क्लियर है ये चीज? तो 0.1 सेकेंड में देख लो, ग्राउंड से अब देख लो कि 0.1 सेकेंड में A कहाँ पहुंचा और B कहाँ पहुंचा। तो फ्रॉम ग्राउंड मार्कर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर हम देखें तो क्या दिखेगा? पहले A को देख लो, तो A क्या कर रहा है? A का x में डिस्प्लेसमेंट कितना है? A का x में डिस्प्लेसमेंट होगा, x में वेलोसिटी कितनी है? 100 और टाइम कितना है? 0.1, मतलब 10 मीटर। क्लियर है? मतलब वो x में 10 मीटर चल के आ गया, उसको आना ही पड़ेगा क्योंकि ये इसी लाइन के अलोंग मूव कर सकता है, तो इतना चल के तो उसको आना ही पड़ेगा, क्योंकि x में ये तो x में चल ही नहीं रहा है ना। अगर आप ग्राउंड से देखो तो ये ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा, तो अगर मीट करने वाले हैं तो 0.1 सेकेंड में ये x में इतना डिस्प्लेसमेंट तो चल ही रहेगा, और चल भी रहा है। A कहाँ चला गया? 10 मीटर कवर करके, मतलब वो इस लाइन पे आ गया। अब y में देख लेते हैं, y में कितना चला ये? y में उसकी वेलोसिटी इनिशियल 0 है, हॉरिजॉन्टली फेंका गया है, तो हाफ AT स्क्वायर हाफ 10 t स्क्वायर 0.01 कितना आ गया हमारे पास? ये आ गया 0.05 मीटर। क्लियर है ये चीज? अब B का देख लो, B ने x में कितना चला? x में उसकी वेलोसिटी है 0, सीन फ्रॉम ग्राउंड इनटू 0.1 कितना है? 0, और y में कितना चला? तो u 100 t माइनस हाफ 10 t स्क्वायर। ठीक है, कितना है ये? 10 माइनस 0.05। ठीक है, तो बेसिकली इसने क्या किया? इसने 10 में से 0.05 को माइनस कर दो, इसने चल लिया, A ने चल लिया 0.05 नीचे, ये देखो
यहाँ से इस पॉइंट पे अगर वो मिले तो इसने 0.05 नीचे चल लिया और इसने 10 माइनस 0.05 ऊपर चल लिया, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, इसने 0.05 नीचे आया है और ये 10 माइनस 0.05 ऊपर गया है, मतलब बेसिकली कितना 9.95 है ना। तो ये 9.95 ऊपर चल के गया और वो 0.05 नीचे चल के आया, दोनों ने मिलके 10 मीटर को कवर कर दिया, तो मिल गए। और ये इधर 10 चल के गया और ये x में तो 0, वो x में चल ही नहीं सकता, तो ये 10 में चल के गया और x में y में हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा शेयर कर लिया, इसने 0.05 और इसने 9.95। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें क्या है, इसने 5 मीटर पर सेकेंड से इसको प्रोजेक्ट किया, v से इसको किया, v हमें फाइंड आउट करना है इफ दे आर कोलाइडिंग। ये 20√2, ये 20√2, इसका मतलब क्या होगा, अगेन ये है 20√2, ये है 20√2, तो दिस लाइन विल मेक, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन में देखना, ये जो ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन विल मेक 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। तो लाइन AB इज मेकिंग 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, तो वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B या फिर वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A किस डायरेक्शन में होना चाहिए, इट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ AB। तो वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B अगर हमने लिखा तो वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B, वेलोसिटी ऑफ A क्या है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 I क्या माइनस वेलोसिटी ऑफ B, V x में कितना आ जाएगा, v इंटू 3/5 I क्या, और ये माइनस है, ये माइनस इसका और ये माइनस, क्योंकि ये इस साइड है, इसका x कंपोनेंट इस डायरेक्शन में रहेगा ना, उधर हमने नेगेटिव लिया है, प्लस v इंटू 4/5 v साइन 53, ये हो जाएगा आपका j क्या। क्लियर है ये चीज। तो कितना आ गया 5 प्लस 3v/5 I क्या, दोनों I कैप वाले को मैंने ऐड कर दिया, प्लस माइनस 4v/5 j कैप। क्लियर है ये चीज। तो हम लोग को वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B मिल गई, तो वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B क्या आ गया 5 प्लस 3v/5 और 4v/5, इसका मतलब x में कितनी है 5 प्लस 3v/5 एंड y में कितनी है 4v/5। अब इनको अगर हम इसका रिजल्टेंट निकाले तो कुछ ऐसा बनेगा। अब ये एंगल कितना बनना चाहिए भाई, अगर कोलाइड करने वाले हैं देन वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, ये क्या हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, इट शुड मेक 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, क्योंकि लाइन AB इज मेकिंग 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, तो कितना बनाना चाहिए 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। तो कैसे देखेंगे, दिस विल बी इक्वल टू दिस, तब बनेगा 45, थीटा अगर 45 होना है तो दिस विल बी इक्वल टू दिस, इसका मतलब दिस वेलोसिटी इज इक्वल टू दिस वेलोसिटी। तो क्या कर देंगे 5 प्लस 3v/5 इज इक्वल टू 4v/5। यहाँ से आपके पास v कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करो, तो हमारे पास आया 5 इज इक्वल टू v/5, सो v इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। 25 मीटर पर सेकेंड अगर होगा तो दोनों मीट करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, इसका पाथ कुछ अलग है, इसका पाथ कुछ अलग है, तो अगेन फाइंड आउट करो, इसमें अगेन फाइंड आउट करो कि x में इसने कितना चला, x में इसने कितना चला, अब ये x में चलेगा, इसमें वो x में नहीं चल रहा था बिकॉज उसके पास कोई वेलोसिटी x में थी नहीं और x में वेलोसिटी प्रोवाइड करने वाला कोई है भी नहीं, इसके पास y में वेलोसिटी नहीं थी बट g ने इसको y में वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी, इसलिए g ने y में वो थोड़ा सा चल लिया उसने। तो यहाँ पे आप ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्व करो, अभी यहाँ पे टाइम आप निकाल सकते हो, जब आप रिलेटिव वाला कंसेप्ट लगा रहे हो उसी से निकाल सकते हो। वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B कितना आ गया 5 प्लस 3v/5, 5 प्लस 3 B कितना है 25/5 I कैप प्लस माइनस 4v/5 j कैप, दिस इज वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B। इसमें मैंने वैल्यू पुट की तो कितना आ गया, ये आ गया 5, ये 20 I कैप माइनस 20 j कैप, इसका मतलब 20√2, ये क्या आ गई 20√2 इन दिस डायरेक्शन, 20√2 इन दिस डायरेक्शन। और इनको डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करना है, तो ये है 20√2, ये है 20√2, तो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करना पड़ेगा उसको 20√2 और 20√2, तो ये कितना आ जाएगा 20√2 इंटू √2, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B कितना हो जाएगा 20√2 इंटू √2। अगर ये A है, ये A है, ये 45 है, तो ये कितना आता है A√2 ना, तो A√2 और इसके अलोंग ये जो लाइन है इसकी लेंथ है 20 इंटू √2 हो गया 2 मतलब 40, तो ये लाइन की लेंथ है 40 और आपकी वेलोसिटी कितनी है इस डायरेक्शन में, वो है 20√2, 20√2 वेलोसिटी है। तो क्या आ गया हमारे पास, सॉरी टाइम इज इक्वल टू एस ए विथ रिस्पेक्ट टू बी डिवाइडेड बाई बी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी।
तो t इज इक्वल टू क्या आ गया, √2 सेकेंड्स। क्लियर है? तो √2 सेकेंड में वो मीट करेंगे। अब फाइंड आउट करो कि x में, ये x में कितना चलेगा √2 सेकेंड में, और ये x में कितना चलेगा √2 सेकेंड में। दोनों जो भी चलेंगे वो मिलके कितना होना चाहिए, 20√2, क्योंकि x में वो कितने दूर है एक दूसरे से, 20√2। तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट इसका इधर प्लस इसका इधर मिला के होना चाहिए 20√2। वैसे ही y में कितने दूर है वो, 20√2, तो दोनों का मिला के होना चाहिए 20√2। तो इसको ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करेंगे। तो आपको यही निकालना है कि √2 टाइम में इसने कितना चला xy में, इसने कितना चला xy में, और दोनों का x x में जब मिलाओगे तो 20√2 आना चाहिए, y y में मिलाओगे तो 20√2 आना चाहिए। ये हो गया। इसके बाद आई थिंक हमारे पास टाइम उतना नहीं है, तो ये प्रॉब्लम अगेन आप होमवर्क लेंगे। यहाँ पे भी सेम चीज है, यहाँ पे ये 400 मीटर, ये 400 मीटर, तो फिर ये क्या बन जाएगा, 400 मीटर। तो अगेन दिस लाइन विल मेक, ये है 400, ये है 400, तो दिस लाइन विल मेक अगेन 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। तो फिर से आप v निकालो, इसी के जैसा प्रॉब्लम है, फिर से आप v निकालो कि v कितना आएगा अगर कोलाइड कर रहे हैं तो। टाइम निकालो और उसके बाद फिर ग्राउंड फ्रेम से एक्चुअल जो हो रहा है कि x में ये कितना चल रहा है और दूसरा कितना चल रहा है, इन दोनों को मिलके, इसको और इसको मिलके x में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करना है 400, y में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करना है 400। तो इस प्रॉब्लम को होमवर्क लेकर के इसको भी सॉल्व करेंगे। बाकी जब हम लोग शीट सॉल्यूशन या फिर क्विज के आंसर जब देंगे तो फिर मैं इसको भी सॉल्व कर दूंगी, लेकिन अभी इसको एज अ होमवर्क लेकर के सॉल्व करो। तो अच्छे से पढ़ते रहेंगे। थैंक यू।